आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सैफ अली खान मामले में 60 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। आज कुछ वीडियो सामने आए, लेकिन उन वीडियो को लेकर सवालों में खुद पुलिस है, क्योंकि वीडियो की जो गवाही है उसके मुताबिक घटना के बाद करीब 6 से 60 घंटे तक आरोपी उसी इलाके में घूमता रहा। सवाल यह है कि पुलिस को पता क्यों नहीं चला आरोपी भागा या भगाया गया। क्या सैफ पर हमले की मिस्ट्री जूते की हिस्ट्री में छिपी हुई है? सैफ के घर जब हमलावर ने एंट्री ली तो नंगे पांव था और जब भागा तो पैरों में जूते थे। संदिग्ध आरोपी के जूता चोरी करने का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। सवाल यह है कि क्या वीडियो के जरिए हमलावर को जूता चोर साबित करने की कोशिश हो रही है? सैफ अली खान मामले में उनकी पत्नी करीना कपूर ने पुलिस के सामने पहला बयान दिया है। खबर है कि करीना का बयान दोबारा लिया जाएगा। सैफ का भी बयान पुलिस लेने वाली है। करीना ने पुलिस को क्या बताया, जो बताया है क्या वो पूरा सच है, उसकी पड़ताल भी करेंगे आज जनहित में। सैफ पर हमले की घटना के तार विश्नोई गैंग से भी जुड़ने लगे हैं। क्यों सैफ लॉरेंस के निशाने पर हो सकते हैं, या ये महज एक सियासी शिगुफा भर ही है? इसको समझने की भी करेंगे कोशिश। और इसके बाद बात दिल्ली चुनाव की भी होगी। दिल्ली में रेवड़ियों के बाद कथित तौर पर पत्थर का प्रवेश हो चुका है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पत्थर चलवाए, तो बीजेपी ने केजरीवाल पर हत्या की कोशिश का केस चलाने की मांग कर दी है। इसके अलावा भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अभिनेता सैफ अली खान की, जिन पर हुए हमले का रहस्य गहराता जा रहा है। जिस चाकू से सैफ पर हमला हुआ था उसका दूसरा हिस्सा पुलिस को मिल चुका है। अभी कुछ देर पहले उसकी जानकारी सामने आई है। चाकू का हिस्सा उसी दिन पुलिस को मिल गया था। कोई नहीं मिल रहा तो वो हमलावर जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया था। अब पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए उसके पोस्टर बनवाए हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर चस्पा कर दिए जा रहे हैं। यह पोस्टर उसी हमलावर का है जो उस रात सैफ की सीढ़ियों से नीचे आता हुआ कैमरे में कैद हुआ था। इस केस में पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब तक ना तो मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस केस के डेवलपमेंट के बारे में कोई भी जानकारी साझा की है और ना ही अब तक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। 3 दिन बीत गए हैं, पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। सामने आ रहा है तो सिर्फ अलग अलग वीडियो। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जानेंगे हमलावर भागा है या भगाया गया है। रात 1:37 हमलावर सैफ अली खान के घर में दिखा। रात 2:33 हमलावर सैफ के घर से भागता दिखा। सुबह 7:05 हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखा। सुबह 9 बजे हमलावर दादर इलाके में नजर आया। सुबह 9:04 हमलावर दादर इलाके में मोबाइल की दुकान पर दिखा। रात 1:37 से सुबह 9:04 तक यानी हमलावर के 7.5 घंटों की कुल 5 तस्वीरें सामने आई हैं। बांद्रा में सैफ अली खान के घर में घुसने और दादर में बेफिक्र घूमने की आरोपी की वीडियो गवाही आपके सामने है। 7.5 घंटे में आरोपी वारदात के करीब 10 किलोमीटर की रेंज में ही था। सैफ अली खान के घर के 11वें फ्लोर में घुसने और घर से भागने की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। आज 3 नई तस्वीरों ने इस सस्पेंस को और गहरा और फैला दिया है। घर से भागने और घर के बाहर पहली बार दिखने की तस्वीरों को देखिए। हमलावर रात करीब 2:30 बजे सैफ अली खान के घर से भागता दिखा। सुबह 7:05 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता दिखा। रात को हमलावर ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। सुबह आसमानी रंग की शर्ट में नजर आया। दोनों वक्त पैंट और जूते काले ही पहने हुए हैं।
कंधे पर काले रंग का बैग भी है। सैफ अली खान का सद्गुरु शरण अपार्टमेंट बांद्रा में स्थित है और आरोपी की सुबह की तस्वीर भी बांद्रा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। गूगल मैप पर सैफ के घर से बांद्रा रेलवे स्टेशन की दूरी 3.4 किलोमीटर और वक्त 20 मिनट का दिखा रहा है। यानी वारदात के 4.5 घंटे बाद भी आरोपी इलाके में ही मौजूद रहा। सवाल उठता है कि हमलावर 4.5 घंटे में बांद्रा इलाके में कहां रहा। हमलावर ने वारदात के बाद कपड़े कहां बदले? क्या हमलावर बांद्रा इलाके में ही रहता था? सवाल हमलावर के मनोविज्ञान को लेकर भी है। रात को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद आरोपी बेखौफ बेफिक्र होकर घूम रहा है। क्या हमलावर मानसिक रोगी है या इस वारदात में कोई और भी शामिल था? हालांकि तस्वीरों में अब तक हमलावर अकेला ही नजर आया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाद हमलावर की अगली तस्वीर करीब 2 घंटे बाद की आई है। सुबह 9 बजे की सीसीटीवी की यह तस्वीर दादर इलाके की है। हमलावर दादर इलाके की मार्केट में नजर आया। आसमानी रंग की शर्ट, काली पैंट और बैग में हमलावर सीसीटीवी में कैद हुआ। हमलावर सीसीटीवी को भी देख रहा है। दादर इलाके में ही 5 मिनट के भीतर आरोपी की दूसरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सुबह 9:04 पर हमलावर एक मोबाइल की दुकान में दिखता है, जहां वो हेडफोन खरीदता नजर आ रहा है। हेडफोन खरीदते हुए हमलावर एक और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें वक्त सुबह 9 बजे का दिख रहा है। हो सकता है कि सीसीटीवी की टाइमिंग में गड़बड़ हो। हमलावर ने बांद्रा में वारदात को अंजाम दिया और उसकी आखिरी तस्वीर दादर में नजर आई। बांद्रा और दादर की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की है, यानी हमलावर 7.5 घंटे घटना के इतने करीब था। बावजूद इसके मुंबई पुलिस के हाथ खाली है और हमलावर के नाम पर सिर्फ तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैफ अली खान के मामले में आज एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रेलवे पुलिस ने दोपहर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध का नाम आकाश कन्नौजिया है, जो कि 31 साल का बताया जा रहा है। जीआरपी को मुंबई पुलिस से यह जानकारी मिली थी कि संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से सफर कर रहा है। उस संदिग्ध की तस्वीर है जिसे दुर्ग में डिटेन किया गया है। रेलवे पुलिस को मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर, टावर लोकेशन की जानकारी दी थी। जिस वक्त दुर्ग पुलिस को जानकारी मिली उस वक्त ट्रेन गोंदिया और राजनांद गांव के बीच में थी। दुर्ग रेलवे पुलिस ने 2 टीमें बनाई। ट्रेन जब पहुंची तो तलाशी ली गई और महज 5 मिनट ट्रेन रुकी और उसी दौरान जनरल बोगी से संदिग्ध को पकड़ लिया गया। मुंबई पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। अपने को हो जाए। कितने सदस्य टीम आई सर अभी आप लोग? सर अभी और आ रहे हैं, हम 2 पहले आए। ये बताना तो पड़ेगा ये कैसे नहीं, ये सब ये कैसा है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, इसके लिए अभी सब डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमारे सीनियर ऑफिसर से वो भी बात करेंगे आप लोगों से। एक बार हमें वहाँ तो पहुँचने तो दीजिए। अभी जाएंगे तो तुरंत ले जाएंगे, वो वहाँ जाने के बाद ही डिसाइड होगा। बताया जा रहा है। और कितने लोग सर आने वाले हैं? आएगी टीम, वापस आएगी। अभी कितनी टीम और अभी कितनी और आने वाली है? वो भी अभी बोल नहीं सकते। वहाँ पे जाके अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। वहाँ पे जाके अभी तो वो सस्पेक्ट है, आप डिक्लेयर मत करो उसको। एक सवाल है सर, हाँ। लगातार आपने जांच पड़ताल की मुंबई में, क्या आपको और अब देखिए, जितने भी संदिग्धों की तस्वीर सामने आ रही है उसमें बहुत चीजें सामान्य नहीं हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वो हमलावर है जो सैफ पर हमले के बाद सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है। जब सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद होता है तो उसमें उसकी मूंछें नहीं दिख रही, लेकिन सुबह से संदिग्ध के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें उसकी मूंछें दिखाई दे रही हैं। मुंबई में 2-3 वीडियो सामने आए हैं जिसमें संदिग्ध की मूंछें हैं, जबकि ये मुंबई की तमाम तस्वीरें परसों यानी कि 16 तारीख की हैं। यानी इसे 4 से 5 घंटे में ही मूंछें इतनी बड़ी दिखने लगे, ये नहीं हो सकता। नकली हो तो अलग बात है। अभी दोपहर को जिस शख्स को दुर्ग से पकड़ा गया है उसकी भी मूंछें बड़ी हैं। और इन सब के बीच एक जूते की थ्योरी भी घूम रही है। आज सुबह सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चोर फ्लैट से जूता चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि सैफ पर हमला करने वाला संदिग्ध ये जूता चोर हो सकता है। पुलिस ने 2 दिनों से जिस संदिग्ध को हिरासत में ले रखा है उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस सैफ के हमलावर को कहीं जूता चोर बताकर मामले को सस्ते में निपटाने की तैयारी तो नहीं कर रही। जूता चोर या हमलावर,
सैफ पर जिसने हमला किया, क्या वो महज जूता चोर है या फिर वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है या हथियार चलाने में माहिर हमलावर है? ये उन दो सवालों की सुई है जो इस वक्त इस पूरी जांच प्रक्रिया के आसपास आकर अटक गई है। पहले जूता चोर वाली थ्योरी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये है सैफ केस में संदिग्ध शाहिद, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है। इसकी कद काठी चेहरा उस संदिग्ध से मिलता जुलता है जो सैफ के घर की सीढ़ियों से उतर रहा है। शाहिद का एक नया वीडियो आया है। ये वीडियो सैफ पर हमले से 3 दिन पुराना है। वीडियो में शाहिद नाम का ये कथित संदिग्ध क्या कर रहा है आपको दिख ही रहा है। 12 जनवरी की शाम शाहिद बरसोबा इलाके में एक घर के दरवाजे के पास चुपके से आता है और बाहर रखे जूतों की रैक को खंगालने लगता है। पहले एक स्टाइलिश जूता चुराया, फिर उसका जोड़ा नहीं मिला तो दूसरे की खोज करने लगा। आखिर में उसने 2 जोड़ी जूते चुराए और वहां से गायब हो गया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जूता चोर शाहिद का ये वीडियो हम सैफ अली खान से जुड़े मामले में क्यों दिखा रहे हैं? तो अब आपको बताते हैं। ये वीडियो मुंबई पुलिस को मिला है। पुलिस के सूत्रों से हमें मिला। इस वीडियो का वैसे तो सैफ के केस से कोई खास कनेक्शन अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन जब केस हर तरफ से उलझ जाए तब छोटे से छोटा सुराग भी बड़ी कामयाबी दे जाता है। यही संभावित सुराग इस वीडियो में हो सकता है, क्योंकि संदिग्ध शाहिद और सैफ अली खान के घर में घुसने वाले चोर में एक चीज कॉमन है और वो है जूता। 12 जनवरी को संदिग्ध शाहिद वर्सोवा में जूता चुराते हुए दिख रहा है, तो 15 जनवरी की रात बांद्रा में सैफ अली खान के घर में घुसने वाला चोर भी जब उनके घर की तरफ बढ़ रहा था तब वो नंगे पांव था। पैर में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें चाकू से मारने के बाद वो नीचे उतरा तो पैरों में जूता दिख रहा था। तो क्या सैफ के घर में चोरी करने की नीयत से जो हमलावर घुसा वो भी जूता चुराने ही गया था? इस सवाल का जवाब बहुत सुलझा हुआ नहीं दिखता। आप 1 मिनट के लिए ये मान सकते हैं कि ऊपर जाते वक्त हमलावर ने जूता बैग में रखा होगा और नीचे आते वक्त उसने पहन लिया होगा। लेकिन जब केस बुरी तरह से उलझा हुआ हो तो एक एक तस्वीर, एक एक कड़ी मायने रखती है। पुलिस के पास वीडियो के अलावा सैफ के हमलावर का कोई दूसरा सबूत नहीं है। ऐसे में जूता बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है। जब तक जूतों की पहेली नहीं सुलझ जाती तब तक जूता चोर शाहिद इस केस की सबसे बड़ी कामयाबी है। सवाल ये कि जूता चोरी की थ्योरी उलझाकर कहीं असली कहानी को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। मुंबई पुलिस जिस शख्स को संदिग्ध आरोपी मान रही है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे कभी दादर तो कभी बांद्रा में देखे जाने की बात हो रही है, सवाल तो यह है कि सच में ये वही हमलावर है जिसने सैफ पर हमला किया? इस सवाल के पीछे का जो विज्ञान है उसे आप इस तस्वीर से समझिए। यह वीडियो 16 जनवरी की सुबह का है। समय इस वीडियो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 9:04। घटना के करीब 6-6.5 घंटे बाद का। इस वीडियो को देखकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि जो शख्स मोबाइल की दुकान पर खड़ा है वो किसी भी एंगल से न तो परेशान दिख रहा है और ना ही वो किसी तरह के खौफ में है। अब देखिए, जो शख्स 6 घंटे पहले सेलिब्रिटी पर धारदार हथियार से हमला करके भागा हो, जिसे नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, क्या वो इतना सामान्य तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, खरीदारी कर सकता है? थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लिया जाए तो क्या कोई शातिर चोर बदमाश ऐसी गलती कर सकता है कि वो शहर में घूमता रहे, बाकायदा एक दुकान पर जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों, वहां इत्मीनान से ईयरफोन जैसा सामान खरीदे, मोबाइल में लगाकर बाकायदा उसे चेक करे, पैसे दे और फिर आराम से वहां से आगे चला जाए? आसानी से यह बात पचने वाली नहीं लगती, लेकिन फिलहाल लग तो यही रहा है कि पुलिस इसी बात के पीछे लगी हुई है। सवाल तो यह है कि जब यही हमलावर है तो फिर घटना के 5 से 7 घंटे तक इत्मीनान से इतना क्यों घूमता रहा? क्या इसे मालूम था कि पुलिस इसके पास नहीं पहुंच सकती? ये मौके से भागकर सीधा किसी ट्रेन में क्यों नहीं बैठा? क्यों ये 6 से 7 घंटे तक दादर और बांद्रा में घूमता रहा? पुलिस ने इन 5 से 7, 5 से 6 घंटों में इसे पकड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की है? बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले का आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस केस को सुलझाने में जुटी मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया है। करीना ने बताया है कि 15-16 जनवरी की रात उनके घर में क्या हुआ था। पुलिस
करीना का बयान फिर से दर्ज कर सकती है। सैफ का बयान भी दर्ज करने की तैयारी है। देखिए हमले की कहानी करीना कपूर की जुबानी। सैफ पर हमला हुए करीब 70 घंटे बीत चुके हैं। हमलावर की वीडियो से लेकर तस्वीर तक पुलिस के पास है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें हमलावर की तलाश में जुटी हैं। इसके बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। सदगुरु शरण बिल्डिंग में 15-16 जनवरी की देर रात 2 बजे सैफ अली खान के घर में क्या हुआ था? किस फ्लोर पर हमला हुआ? करीना उस वक्त कहां थी? इसकी आंखों देखी अब खुद करीना कपूर ने बताई है, जो उस वक्त वहीं पर मौजूद थी और सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था। मुंबई पुलिस के सामने करीना ने जो बयान दर्ज कराया है, उसमें करीना ने बताया है कि हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने सैफ पर कई बार वार किए। बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए सैफ ने हमलावर को रोकने की कोशिश की थी। हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में मौजूद था और बेटे पर हमला कर सकता था। उस वक्त घर में मौजूद महिलाओं ने बीच बचाव किया था। सैफ ने रोका, तभी हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। हमलावर ने सैफ पर हमला किया तो मैंने मौका देखकर बच्चों और महिलाओं को 12वें फ्लोर पर भेज दिया। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। गहने और जेवर सेफ में रखे हुए थे। करीना कपूर ने जो बयान मुंबई पुलिस को दिया है, उसके मुताबिक हमले वाली रात वो अपनी बहन करिश्मा कपूर और रिया कपूर के साथ बाहर गई थी और रात करीब 1 बजे घर वापस लौटी थी। रिया कपूर ने ही करीना कपूर को घर छोड़ा था। करीना कपूर घर पहुंचने के बाद अपनी 12वीं मंजिल के बेडरूम में गई और शोर सुनकर वो 11वीं मंजिल पर आई, जहां पहली बार उन्होंने हमलावर को देखा। सैफ पर हुए हमले की इस मिस्ट्री में कई पेच भी है, जो सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। पेच करीना कपूर और मामले की जांच में उलझी मुंबई पुलिस के बयानों में भी है। पुलिस ने इस मामले में दावा किया था कि आरोपी चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन करीना ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसमें कहा है कि उसने घर से कुछ नहीं चुराया। अब हमले की कौन सी थ्योरी सही है, इस पर भी सस्पेंस है। नैनी ने अपने बयान में कहा था कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन करीना ने 1 करोड़ रुपए वाली बात का जिक्र नहीं किया है। मतलब दोनों के बयान में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा है। सैफ पर जिस रात हमला हुआ, उस रात का एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें करीना कपूर नजर आ रही हैं। पास में एक ऑटो भी दिख रहा है, कुछ और लोग भी हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ऑटो यहाँ क्यों खड़ा है और किसने बुलाया है। वैसे करीना ने अपने बयान में एक बात का जिक्र किया है कि वो हमले वाली रात अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चली गई थी। सवाल ये कि करीना अस्पताल जाने के बजाय करिश्मा के घर क्यों गई? हमले के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में वो चोर आया कहां से और हमले के बाद गया कहां। आज बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट की गहराई से जांच की गई है। वैसे कुछ सुराग हमला करने वाले शख्स ने भी छोड़े हैं। क्या है वो सुराग, अब वो देखिए। मुंबई में सैफ अली खान के घर के बाहर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये बिल्डिंग है और ये डिटेक्शन हो या फिर क्राइम ब्रांच की टीम हो, सब यहाँ पर लगातार सुबह से उन चारों तरफ से जो है जानकारी लेना चाहती है और सुराग लगा रही है कि आखिर कहाँ से जो है कोई भी शख्स आया होगा और यहाँ पर जो है वो जो है इस बिल्डिंग में गया होगा। ये है मुंबई की सदगुरु शरण बिल्डिंग। इसी में रहता है सैफ अली खान का परिवार और यही हुआ था उन पर हमला। सैफ ने बिल्डिंग में 2 फ्लोर ले रखे हैं। 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात इसी फ्लोर में सैफ पर हमला हुआ था। 6ठी मंजिल की सीढ़ियों में दिखा आरोपी सैफ के फ्लोर तक पहुंच गया था। इस हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में कोई आरोपी रात में आता है, 50 मिनट से ज्यादा समय तक एक सेलिब्रिटी के घर पर रहता है, उसे चाकू से गोद देता है और चला भी जाता है, वो भी बड़े आराम से। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर आरोपी सोसाइटी में आया कैसे। यहाँ से जब आप आते हैं तो ये इमारत है और ये पूरी बिल्डिंग से होते हुए ये दूसरा गेट इधर इस बिल्डिंग का है।
सदगुरु, जिसमें कि सैफ अली खान रहते हैं। ये दूसरा किनारा जो है, यहाँ से देखिए कि ये बिल्डिंग जो है जुड़ी हुई है और यहाँ से भी जो है अगर कोई शख्स अंदर जाना चाहे तो इस बाउंड्री से उस पार जा सकता है। इसको लेकर के भी पुलिस जो है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। आने और जाने की मिस्ट्री के साथ मिस्ट्री उस आरोपी की बॉडी लैंग्वेज की भी थी। आगे की कहानी गौर से देखिए और सुनिए। जब आरोपी आया तब वो चौकन्ना था, कपड़े से चेहरा ढका हुआ था। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। वो दबे पांव ऊपर आ रहा था, पैरों में कुछ पहना भी नहीं था, शायद इसलिए ताकि किसी को पैरों की आवाज ना आए। और गौर से देखिएगा, उसका बैग भी थोड़ा भरा भरा सा लग रहा था, यानी सामान था उसके बैग में। लेकिन जब वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वापस आ रहा था तब उसे चेहरे छिपाने की कोई जरूरत नहीं लगी। उसके पैरों में जूता भी दिखने लगा। जूता कहाँ से आया किसी को नहीं पता। और उसका बैग भी खाली है, यानी उसने कोई चोरी नहीं की। हो सकता है कि जूता बैग के अंदर भरकर लाया हो, जिसे बाद में पहन लिया था। ये वो सुराग हैं जो पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। एक और बड़ा सबूत आरोपी ने छोड़ा, वो था फिंगरप्रिंट का। गौर से देखिएगा, सीढ़ियों से उतरते वक्त आरोपी ने ग्रिल को टच किया था, यानी फिंगरप्रिंट भी उसमें आ गए। लेकिन समय रहते उसकी जांच हुई या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है। सवाल अब भी यही है कि इतने सुराग और सवाल छोड़कर गए उस अदने से आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम कैसे हो रही है। बहुत सी जो शंकाएं उपस्थित की गई हैं वो सही है। ये काम अकेले का है, गैंग का है, इसमें कोई शामिल है क्या है, हर बात का, हर पहलू का इन्वेस्टिगेशन करना होगा और फिर कुछ बात कहना मुनासिब होगी। तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि शुरू में पुलिस को सब खुलेआम बताना नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पुलिस पर सवाल तो है ही। इस बीच आपको याद दिला दें, इस केस में किसी परिचित के शामिल होने वाली थ्योरी अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी गायब हुआ उससे यही लग रहा है कि उसे बिल्डिंग के हर कोने की जानकारी जरूर रही होगी। इस केस में पुलिस ने संदिग्ध तो बहुत ढूंढ निकाले, लेकिन हमलावर का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सैफ केस की जांच मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक पहुंची। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी हो गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली के खाली। एक तस्वीर, दो तस्वीर, तीन तस्वीर, चार तस्वीर, पांच तस्वीर। तस्वीरों की लाइन लग गई है, लेकिन इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है उसका पता नहीं चल रहा। सैफ के इस हमलावर को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। 60 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस को इसका सुराग नहीं मिला है। पता सिर्फ ये चला है कि बांद्रा से दादर और दादर से बांद्रा के इलाके में ये घूम रहा है, फिर रहा है, खरीदारी कर रहा है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें मुंबई और आसपास के इलाके में इसको खोज रही हैं, लेकिन ये चोर पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कुछ किया है, पहले उसको देख लीजिए। पुलिस ने करीब 50 लोगों से पूछताछ की है। परिवार से जुड़े लोगों का बयान दर्ज किया है। शाहिद नाम के एक संदिग्ध से पूछताछ की है। घर में काम करने वाले कारपेंटर और कारीगरों से पूछताछ की है। शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। पुलिस ने उस भजन सिंह नाम के ऑटो वाले से भी पूछताछ की है, जिसने सैफ को घर से लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए भजन सिंह ने शुक्रवार को ही सैफ के अस्पताल ले जाने की पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया था। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में, मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? सैफ यहाँ बैठे थे, हाँ। बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ में इधर बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो साथ में थे, जो हाँ। 50 तो अपने से मन से गए उतर के, जैसे यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। हाँ। मेरे से ऐसा फेस टू फेस में ऐसा बात हो रहा है हाँ। कि इमरजेंसी वार्ड है, ये सब है। उनके साथ में जो था बच्चा था वो बाहर खड़ा हो गया, यंग थे जो साथ में थे वो भी बाहर खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैं था, मैं इधर बैठा हूँ, तो स्ट्रेचर आया है। ऑटो वाले ने जो बयान कैमरे पर दिया, उसी बयान को वेरीफाई करने के लिए भजन सिंह से पूछताछ हुई है। पुलिस ने बांद्रा और आसपास के इलाकों में गश्त तेज की है। इलाके की जद में आने वाले
तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है, लिहाजा हर एंगल से जांच की जा रही है। वैसे सैफ पर हमला करने वाले आरोपी के बारे में जो जानकारी पुलिस को मिली है, उससे यही लगता है कि हमलावर प्रोफेशनल चोर है। एबीपी न्यूज को एक संदिग्ध की कुछ तस्वीर भी मिली है। इसके मुताबिक जानकारी ये है कि सैफ का हमलावर और ये दोनों एक ही शख्स हैं। ये जो तस्वीर है 11 दिसंबर की बताई जा रही है। उस दिन पूर्वी उपनगर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान इसी आरोपी को पकड़ा गया था, लेकिन इसकी हरकतें देखकर ये लगा कि जैसे ये मानसिक रोगी होगा, लिहाजा इसे छोड़ दिया गया। अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि क्या दोनों एक ही शख्स है। इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि डिलीवरी बॉय बनकर ये सोसाइटी में घुसता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के पास सीसीटीवी में कैद इन 2-4 वीडियो के अलावा कोई और सुराग या सबूत सैफ के हमलावर का नहीं है। पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लिहाजा अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने अपने सबसे काबिल अफसरों में से एक को लगा दिया है। कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इस केस को देख रहे हैं। कौन है दया नायक, कैसी है उनकी सर्विस प्रोफाइल, इस रिपोर्ट में जानिए। नाम दया नायक, पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मुंबई में अपराधियों को यमलोक पहुंचाने के लिए मशहूर रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की ये तस्वीर 16 जनवरी की है, यानी उस दिन जब सैफ अली खान पर हमले के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। घटना के 5-6 घंटे बीतने के बाद जब क्राइम ब्रांच को खबर मिली तो दया नायक भी सैफ के घर पहुंचे थे। नायक ने क्राइम सीन की पड़ताल की, जरूरी सबूत जुटाए और अपराधी की तलाश में जुट गए। मीडिया वाले दया नायक से सवाल पूछते रहे, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मुंह नहीं खोला। दया नायक ने सैफ की इस बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी से लेकर सीसीटीवी तक की पड़ताल की, एंट्री एग्जिट पॉइंट का पूरा खाका समझा। दया नायक की पहचान मुंबई ही नहीं, देश के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से है। इनकी जिंदगी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक चोर को पकड़ने के लिए कितने बड़े और ताकतवर अफसर को लगाया गया है। बावजूद इसके पुलिस खाली हाथ है। दया नायक भी सैफ के हमलावर को न तो खोज पाए हैं और न ही पकड़ पाए हैं। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें इस वक्त सैफ के हमलावर की तलाश में जुटी हैं। उन्हीं 15 टीमों में से एक टीम को दया नायक लीड कर रहे हैं। दया नायक क्राइम ब्रांच की 9वीं यूनिट के हेड है। दया नायक को मुंबई पुलिस में नौकरी तब मिली जब शहर में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। बतौर सब इंस्पेक्टर दया नायक ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ी, कई बड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया तो कई को यमलोक का रास्ता दिखाया। अभी पिछले साल जब सलमान खान के घर पर गोलियां चली तब दया नायक ने ही सबसे पहले जांच की कमान संभाली और गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। अब सैफ अली खान के केस में दया नायक के सामने हमलावर को गिरफ्तार करने की चुनौती है। ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस साल के अंत में दया नायक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके सामने सैफ का हाई प्रोफाइल केस है। इधर सैफ अली खान कांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो गई है। सलमान की जान का दुश्मन लॉरेंस आखिर सैफ अली खान को क्यों निशाना बना रहा है? लॉरेंस की एंट्री ने कैसे इस मुद्दे को सियासी रंग दे दिया है, अब वो देखिए। पहले सलमान खान और अब सैफ अली खान। क्या माया नगरी में डी कंपनी का खौफ खत्म होने के बाद बी कंपनी की एंट्री हो गई है? क्या बी कंपनी बॉलीवुड सितारों को खौफ में डालकर मुंबई में अपना सिक्का जमाना चाहती है? क्या सैफ अली खान पर हमला करने वाला बिश्नोई गैंग का स्लीपर सेल था? ये सवाल मुंबई में फिर से सुलगने लगे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है। जीशान सिद्दीकी के इन 13 शब्दों ने सैफ अली खान कांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री करवा दी। जीशान का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो लॉरेंस गैंग के पीड़ित भी हैं। सलमान के करीबी के चलते बिश्नोई गैंग ने जीशान सिद्दीकी के पिता की हत्या करवाई थी। जीशान सिद्दीकी ने दबी जुबान में तार लॉरेंस गैंग की तरफ जोड़ दिए। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की तफ्तीश का इंतजार किए बिना इशारों में लॉरेंस गैंग का नाम जोड़ दिया। सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि आखिर गुजरात में ऐसे लोगों को क्यों रखा गया है और बार बार सैफ अली खान जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, चाहे मूसावाला हो, ये गंभीर विषय है और इस मुद्दों को मैं सदन में उठाऊंगा। अब सवाल उठता है कि सलमान खान से बदले की आग में सुलग रहा लॉरेंस बिश्नोई सैफ अली खान को निशाना क्यों बनाएगा? सैफ अली खान और लॉरेंस की संभावित दुश्मनी को समझने के लिए पहले आपको सलमान और लॉरेंस की अदावत की वजह समझनी होगी। लॉरेंस सलमान को काला हिरण मारने का दोषी मानता है। बिश्नोई समाज में काले हिरण को पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। सलमान पर काले हिरण की हत्या का आरोप फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान लगे थे। इसी फिल्म में सैफ अली खान भी थे। शुरुआत में सैफ अली खान भी आरोपों के घेरे में थे। कोर्ट से सैफ पहले और बाद में सलमान बरी हो चुके थे, लेकिन बिश्नोई गैंग सलमान के पीछे पड़ा हुआ है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग हो या करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या या फिर कनाडा में सलमान के करीबी पंजाबी सिंगर ए.पी. ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग, इन सभी वारदातों की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली और सलमान से बदले की बात कही। तो क्या काले हिरण मामले में लॉरेंस ने सैफ अली खान की फाइल भी खोल दी? इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सैफ अली खान पर हमले की घटना से केंद्र सरकार को घेरा और बिश्नोई गैंग के तार जोड़ दिए। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूटआउट के ऑर्डर दे रहा है। उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। सैफ अली खान के घर ये वारदात ऐसे वक्त हुई जब सलमान के घर की बालकनी पर पुलिस ने सुरक्षा शील्ड लगवाई। कहीं ये संयोग की बजाय प्रयोग तो नहीं? शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी 3 खान खतरे में जान हेडलाइन छपी है, जिसमें कलाकारों के दहशत में जीने की बातें लिखी हुई थी। सवाल उठता है कि सैफ अली खान के जिस हमलावर पर रहस्य बना हुआ है, कहीं वो बी कंपनी का स्लीपर सेल तो नहीं? बॉलीवुड में मौजूदा वक्त में डर और दहशत का माहौल है। इन सब के बीच सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स पकड़ में कब आएगा, उसका मकसद क्या था? क्या किसी गैंग की साजिश का यह नतीजा है या फिर महज चोरी करने के लिए वो पहुंचा हुआ था? आया कहां से, गया कहां और मौजूदा वक्त में वो कहां है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज को जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए मुंबई से आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में आज एक पत्थर ने सियासी टेम्परेचर को और बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया। आम आदमी पार्टी ने हमलावर का प्रवेश वर्मा के साथ फोटो भी शेयर किया, जिसके बाद आपके आरोपों का जवाब देने के लिए खुद प्रवेश वर्मा सामने आए और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा गए। दिल्ली के चुनावी माहौल में आज पत्थर की एंट्री हो गई है। पत्थर चला, काले झंडे दिखाए, वार पलटवार हुआ और इसी के साथ दिल्ली का सियासी टेम्परेचर हाई हो गया। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। युवाओं का ये कहना है कि वो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर में दर्ज कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है और इस हमले के पीछे बीजेपी है।
वीडियो में दिख रही काली रंग की कार में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। गाड़ी के आसपास उनकी सिक्योरिटी भी नजर आ रही है। इसके बाद कुछ लोग केजरीवाल की गाड़ी के सामने काले झंडे लिए दिखते हैं। तभी गाड़ी की एक तरफ एक पत्थर उछाला जाता है और पत्थर के उछलते ही आम आदमी पार्टी दावा करती है कि केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। सोने की चेनें बांटने के बाद, हर काला काम करने के बाद भी जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, परवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है। बात निकली तो दूर तक गई। आम आदमी पार्टी ने 2 तस्वीरें शेयर कर आरोप लगाया कि जिसने केजरीवाल पर हमला किया है वो प्रवेश वर्मा का ही करीबी है। आम आदमी पार्टी के हमलावर होते ही बीजेपी ने भी अपने तरकश के सारे तीर विरोधियों पर दागने शुरू कर दिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि कुछ लोग केजरीवाल से मिलना चाहते थे, उनसे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गाड़ी विशाल, अभिषेक और रोहित को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई, जिसमें तीनों को चोट आई है। एक का फोन भी टूट गया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वहां पर मौजूद था, पुलिस वाले वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे, एक भी शख्स पत्थर मारता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जो वीडियो है उसमें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है, उसके अंदर वो बैठा हुआ है, तीनों युवाओं को वहां पे टक्कर मारी गई है, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। उसके बाद में स्थानीय लोगों का क्या गुस्सा रहा होगा। देखिए, तीनों युवाओं का ये कहना है कि वो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर में दर्ज कराएंगे। राजनीति में मौका बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए प्रवेश वर्मा खुद घायलों से मिलने लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। एक अहंकारी तानाशाह हार की कगार पर जब आ चुका है, तो अब वो नई दिल्ली के युवा जो उनसे पिछले 10 साल के काम का जवाब मांग रहे हैं, उनको अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास कर रहा है। माहौल चुनावी है। नई दिल्ली सीट पर फाइट टफ है। ये सीट सबसे चर्चित सीट बन गई है। अभी तक वार पलटवार जुबानी था, लेकिन अब इस सियासी लड़ाई में पत्थर की भी एंट्री हो गई है। वोटिंग में अभी 17 दिन बचे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली में चुनाव के बीच पूर्वांचली वोटरों को साधने के हर जतन किए जा रहे हैं। रेवड़ी के जरिए आधी आबादी से लेकर ऑटो वालों को पक्ष में करने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जेडीयू नेता के यहां दही चूड़ा खाने पहुंचे। मकर संक्रांति 3 दिन पहले बीत गई, लेकिन दिल्ली की सियासत में संक्रांति का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ से आयोजित दही चूड़ा के भोज में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े नेता और सांसद भी शामिल हुए। इस बार दिल्ली की सियासत में बिहार वाले दही चूड़ा की धमक खूब दिख रही है और इसके पीछे मकसद उस पूर्वांचली वोट बैंक को साधना है जो यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 30% से ज्यादा है। 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। 2020 में आप को 24 सीट और 5 सीटें बीजेपी को मिली थी। जेडीयू के संजय झा की तरफ से दिए गए इस भोज को उस विवाद का डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने आप के एक नेता पर विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली में पूर्वांचली वोट बैंक को साधने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी भी दही चूड़ा के भोज में पहुंचे थे। आगे बढ़ेंगे। भारत में क्रिकेट और राजनीति का कनेक्शन बेहद पुराना है। इस कनेक्शन में एक और नाम जुड़ चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की खबर पर मुहर लग गई है। जल्द ही तारीख भी सामने आने वाली है। क्रिकेटर रिंकू और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के रिश्ते की कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली। किसी ने अफवाह कहा तो किसी ने कहा बात में दम है। हमने सच जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि अफवाह में दम है। दोनों सगाई करने वाले हैं। एबीपी न्यूज से दोनों के रिश्ते पर प्रिया सरोज के पिता की बात की तो पता चला दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों के घर वाले रिश्ते को लेकर राजी भी हैं। वही तो प्रथम स्टेज की जो वार्ता होती है, वही वार्ता हमारी उनके बीच में ही, उनके गार्जियन के बीच में ही है। रिश्ते की बात हो गई तो गार्जियन क्या चाहेंगे, जब बच्चे दोनों आपस में सहमत है तो गार्जियन भी सहमत है।
रिंकू और प्रिया की सगाई कब होगी, कब वो शादी करेंगे, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई। बजट सत्र खत्म होने के बाद दोनों सगाई करेंगे और उसी दौरान शादी की तारीख पर भी परिवार चर्चा करेगा। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं, वहीं प्रिया सरोज यूपी की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। क्रिकेट और राजनीति का ये संगम जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है। अब शादी की तारीखें आती हैं, इनके फैंस को यकीनन बेसब्री से इंतजार है। और अब आज का जनहित मंत्र, डर से निपटने के दो ही रास्ते हैं, सब भुला के पीछे हट जाओ या सबका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।